इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपनी करवट बदल रही है। इसके चलते आए दिन ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो खबरों की दुनिया में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ जहां किसी देश की हरकत की वजह से उसका पड़ोसी देश उससे खफा हो रहा है, तो वहीं चीन जैसे देशों की वजह से दुनिया में तनाव पनप रहा है। लेकिन खाड़ी के देशों में कहानी इससे उलट गढ़ी जा रही है। ये देश एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2021 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर के खिलाफ नाकेबंदी खत्म कर दी थी और बीते मार्च महीने में खाड़ी के कट्टर दुश्मन का तमगा ले चुके सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती का ऐलान किया। और इस कड़ी में तुर्की और यूएई ने भी अपने आपसी मतभेदों को दरकिनार कर दिया है। तो वहीं सऊदी अरब के साथ तुर्की ने आपसी मतभेदों को किनारे पर रख दिया है। इससे लग रहा है कि तुर्की इस्लामिक देशों के साथ अपने तनावों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और इस पर हाल की खबर ने अपनी मुहर भी लगाई है। दरअसल तुर्की और मिस्र ने पिछले एक दशक के बाद पहली बार अपने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूतों की तैनाती की है। दरअसल तुर्की और मिस्र ने पिछले एक दशक के बाद पहली बार अपने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूतों की तैनाती की है। मिस्र के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अम्र एल हमामी तुर्की में मिस्र के राजदूत होंगे, जबकि तुर्की ने मिस्र में अपने राजदूत के तौर पर सलीह मुतलूसेन को तैनात किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने के पीछे क्या वजह थी? वो कौन सी वजह थी जिनके चलते दोनों ने राजनयिक संबंधों को भी खत्म कर दिया था? इसके अलावा सवाल ये भी है कि आखिर अब एक दशक के बाद दोनों साथ क्यों आ रहे हैं और इसके क्या मायने हैं? तो चलिए एक एक करके इन सब सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। असल में दोनों देशों के बीच संबंधों के टूटने की कहानी अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति के दौर में शुरू हुई थी। हालांकि इसकी नींव मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीति द्वारा पहले ही रखी जा चुकी थी। दरअसल साल 2010 वो साल था जब पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन और धरनों का दौर शुरू हुआ था। इसे अरब जागृति या अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें संबंधित देश के तानाशाहों की सत्ता या तो ढह गई या वो देश गृह युद्ध की आग में झुलस गया। ये एक ऐसी लहर थी जिसने धरना, विरोध प्रदर्शन, दंगा और सशस्त्र संघर्ष की बदौलत पूरे अरब देशों के साथ ही पूरी दुनिया को भी चिंतित कर दिया था। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में दिसंबर 2010 में एक फल विक्रेता द्वारा आत्मदाह के साथ हुई थी। इस आग की लपटें पहले अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन पहुंची, जो जल्द ही पूरे अरब लीग और आसपास के इलाकों में फैल गई। इस विद्रोह की अगुवाई आमतौर पर नौजवान कर रहे थे। ये नौजवान दशकों से सत्ता पर काबिज तानाशाहों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और तानाशाहों की सत्ता का तख्ता पलट कर रहे थे। इस कड़ी में मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर स्क्वायर में करीब 10 लाख से ज्यादा नागरिकों ने कब्जा जमा लिया। इसका असर ये हुआ कि लंबे वक्त से मिस्र के राष्ट्रपति रहे होस्नी मुबारक को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस मामले में तुर्की के मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की सफलता के कारण तुर्की इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाहरी नायकों में से एक बन गया। तुर्की का मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इस्लामी मूल्यों और आर्थिक विकास का मिला जुला रूप था और इसी वजह से यहाँ अरब देशों, विशेष रूप से मिस्र के साथ तुर्की के संबंध कमजोर हो गए। राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को हटाने के बाद तुर्की ने मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करके मिस्र के राजनीतिक संकट में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की और नतीजतन मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा फ्रीडम एंड जस्टिस के सदस्य मोहम्मद मुर्सी सत्ता पर काबिज हुए। इसके बाद तुर्की और मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व वाले मिस्र के बीच संबंध राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के रूप में आगे बढ़े। दोनों देशों ने पूर्वी भूमध्य सागर, लीबिया, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में वैचारिक और भू रणनीतिक रूप से मेलजोल बढ़ाया और इसका नतीजा ये हुआ कि अरब दुनिया में तुर्की, कतर, मिस्र परिवर्तनकारी समर्थक धुरी के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन मिस्र के साथ तुर्की का ये याराना ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। साल 2013 में तुर्की के चहेते मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया
और साथ ही मिस्र ने मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर दिया। इसके बाद तुर्की ने मुर्सी को हटाए जाने की निंदा करते हुए इसे तख्तापलट करार दे दिया और साथ ही तुर्की ने फतह अल सीसी को मिस्र के वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मिस्र ने तुर्की के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया और जवाब में तुर्की ने भी मिस्र के राजदूत को वापस अपने देश लौटने के लिए कह दिया। तो इस तरह दोनों देशों के बीच साल 2013 में राजनयिक संबंध भी टूट गए। अब सवाल है कि आखिर दोनों देशों के बीच संबंध बहाली के क्या मायने हैं? तो असल में इस मामले में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान का कहना है कि राजदूतों की ये नियुक्ति दोनों देशों के संबंधों के सामान्यीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच एक बार फिर से संबंधों को सामान्य करना है। साथ ही तुर्की और मिस्र के लोगों के सर्वोत्तम हित के लिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के लिए पारस्परिक दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करना है। तो इस तरह देखा जाए तो इससे तुर्की और मिस्र अपने संबंधों को नए सिरे से आकार दे सकते हैं। दरअसल दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने संबंध सुधार के लिए साल 2021 में बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान एक तुर्की प्रतिनिधि मंडल ने संभावित सामान्यीकरण पर चर्चा करने के लिए मिस्र का दौरा किया था। इसके पीछे की वजह के लिए माना जाता है कि तुर्की मिस्र के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता था। जानकार मानते हैं कि इन दिनों तुर्की के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और इसलिए वो खाड़ी और इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंधों को वापस पटरी पर लाने की जुगत में है। और इसी कवायद में नवंबर 2022 में कतर में फीफा विश्व कप के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने पहली बार फतह अल सीसी से हाथ मिलाया था और तभी संकेत मिल गए थे कि दोनों देशों में जल्द ही दोस्ती हो सकती है। इस सब से हटकर एक मसला ये भी है कि पिछले साल डॉलर की तुलना में तुर्की की मुद्रा लीरा में करीब 30% की गिरावट आई थी। साल 2021 में डॉलर की तुलना में लीरा करीब 44% टूट गई थी। इसके अलावा पिछले 5 सालों में तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो गया है। मौजूदा समय में तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 20 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया है। दूसरी तरफ इसी साल आए भूकंप ने भी तुर्की को तबाह कर दिया था। इससे तुर्की को बड़े स्तर पर जान और माल का नुकसान हुआ। तो ऐसे में तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देना चाहता है। बहरहाल तुर्की समझ चुका है कि दूसरे देशों के साथ संबंधों का अच्छा होना वक्त की जरूरत है और इसलिए इस्लामिक जगत का लीडर बनने की ख्वाहिश भी उसने अभी साइड में रख दी है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। तुर्की मिस्र संबंधों में अरब क्रांति और मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीति पर प्रकाश डालिए।